हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट से वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे बाद में। तो देश में पहली बार किस राज्य में मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की गई है? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित कर दिया है? गृह मंत्रालय ने कितने फेज में जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है? कहाँ कब होंगे? भारत ने 4 साल बाद किसे उत्तर कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है और वहाँ पर क्यों जो दूतावास था वो बंद कर दिया गया था? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 उसमें विजेता टीम कौन रही है, किस देश की टीम? मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब ने किस कैच को पकड़ने के नियमों में बदलाव कर दिए हैं जिससे काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है क्रिकेट में आगे? आरबीआई ने रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर 5.5% कर दिया है? भारत ने पहले ध्रुवीय अनुसंधान वाहन उसके लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है? तीनों सेनाओं के जो महिला जवान हैं उन्होंने किस देश की समुद्री यात्रा जून में पूरी की है? और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। गृह मंत्रालय ने कितने चरण यानी फेज में जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है? एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मंत्रालय अगर कहीं लिखा हो गृह मंत्रालय, इसका मतलब वो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है वो शब्द, ठीक है? तो ये गृह मंत्रालय, राज्यों में विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, राज्यों में डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं, ठीक है? गृह में विभाग के मंत्री होते हैं, केंद्र में गृह मंत्रालय के मंत्री होते हैं। तो ये फ़र्क होता है राज्य और केंद्र में। तो जब भी इस तरह से सवाल आए तो समझ लीजिए सीधे गृह मंत्रालय या किसी भी मंत्रालय की बात हो तो मतलब कि वो केंद्र की बात हो रही है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? गृह मंत्रालय ने कितने फेज में जनगणना के लिए नोटिफिकेशन किया है? तो इसका आंसर होगा 2 फेज में। टोटल 2 फेज में ये नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी कर दिया गया है। पहला फेज कब होगा? एक तो न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, पहला जो फेज़ है वो शुरू होगा 1 अक्टूबर 2026 को और दूसरा फेज़ शुरू होगा 1 मार्च 2027 से। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसका। और पिछली बार जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होना था लेकिन कोविड-19 की वजह से टल गया, फिर चुनाव आ गया और कई वजहों से सरकार उसको टालती रही। लेकिन अब चुनाव वगैरह तो अब नहीं है, तो अब जनगणना का काम शुरू हो रहा है और ये जनगणना 2027 कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जनगणना 2027। और देश में आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार होगा कि जातीय जनगणना भी होगी इसी में, ठीक है? अलग अलग लोगों के जातियों का भी काउंट की जाएगी। इससे पहले जाति जनगणना जो है ना, यानी जनगणना में जातियों को अंतिम बार 1931 में शामिल किया गया था और इस बार शामिल किया जा रहा है। और ये देश की पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। क्या होगी? डिजिटल जनगणना। यानी अभी तक जो आपने देखा होगा ना, देखा होगा कि या फोटोग्राफ भी देखते होंगे कि जनगणना का फोटोग्राफ अगर है तो एक बड़ी सी शीट रहती है, उसमें नाम लिखने का और तमाम ऑप्शन भरने के होते हैं। लेकिन अब सबके पास टैबलेट होगा और उसी पर वो डिजिटली भरेंगे और लाइव वो अपडेट होता चला जाएगा। तो ये रहा नोटिफिकेशन, यानी भारत का राजपत्र गजट ऑफ इंडिया, और उसी में पूरा डिटेल दिया गया है कि कब कहाँ पर कैसे होगा, ठीक है? तो इसमें आप देख लीजिए कि एक तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर चूँकि हिमाच्छादित क्षेत्र है यानी वहाँ बर्फीला इलाका हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ना वो 1 अक्टूबर 2026 से यहाँ पर शुरू हो जाएगी जनगणना अगले साल, ये 4 पहाड़ी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में, ओके? इसके अलावा जितने भी राज्य हैं वहाँ पर क्या होगा? 1 मार्च 2027 से ये शुरू होगा, जनगणना शुरू होगी, ठीक है? तो महत्वपूर्ण बात होगी, डिजिटली होगा, ये तो मैंने आपको बताई, एप्लीकेशन होगा और उसी के ज़रिए ये कराई जा सकेगी, ओके? और इस बार जाति जनगणना भी होगी, यानी जातियों की काउंटिंग होगी। इससे पहले अनुसूचित जाति जनजाति की ही गिनती होती थी, लेकिन अब अन्य तमाम जो जातियां हैं उन सब की गिनती की जाएगी, तमाम लोगों से पूछा जाएगा, ओके? तो ये इम्पॉर्टेंट ये बात रही। अगर हम बात करेंगे भारत की जनगणना का संवैधानिक जो टच है वो कहाँ से है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 246
ठीक है। तो उसमें जो है ना इसके बारे में प्रावधान है। और आपको बताऊं कि कानूनी प्रावधान की अगर बात करें, संवैधानिक तो हो गई, कानूनी में जैसे भारत की जनगणना अधिनियम है 1948, इसके अलावा जनगणना नियम है 1990। इन सब के प्रावधानों के ज़रिए ये सब चीज़ें होती हैं। और इसका चीफ कौन होता है इस पूरे जनगणना का? तो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, हिंदी में कहेंगे रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, उसकी की अध्यक्षता में जनगणना ये पूरे होगी। और अगर सवाल हो कि कौन सी भी जनगणना है, तो ये भारत की 16वीं जनगणना होने जा रही है, 16वीं दशकीय जनगणना, जो कि 1872 के बाद से। लेकिन अगर सवाल हो कि आज़ादी के बाद ये कौन सी भी जनगणना है, तो आज़ादी के बाद ये 8वीं जनगणना होगी। ठीक है। और हाँ, भारत में जनगणना का इतिहास देखेंगे आप तो कुछ तो मैंने पहले बताया आपको। देखिए, पहली जो गैर समकालिक राष्ट्रव्यापी जनगणना थी वो 1972 में हुई थी। गैर समकालिक और समकालिक में फ़र्क होता है। ठीक है। तो गैर समकालिक में क्या होता है कि एक ही साथ गिनती नहीं की जाती है। ठीक है, उसमें गड़बड़ी के चांसेस रहते हैं। तो अधिकांश हिस्सों में व्यक्ति को गिनती शामिल थी, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र इसमें शामिल नहीं किए गए थे ज़्यादातर। ठीक है। और ये गैर समकालिक जनगणना कहेंगे, मतलब एक ही समय में नहीं किया गया। अच्छा, अगर सवाल हो कि पहली समकालिक गणना कब हुई थी जनगणना, तो 1981 में आयोजित की गई थी। और इसको WC प्लॉन्डेन, तो उन्होंने संचालित किया था। किसे? WC प्लॉन्डेन ने संचालित किया था 1881 में। वो समकालिक जनगणना थी। समकालिक का मतलब क्या हुआ? एक ही साथ पूरे देश में जनगणना करा दी गई हो। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने 4 साल के बाद जून 2025 में उत्तर कोरिया में नया राजदूत नियुक्त कर दिया है। तो किसे किया है? आंसर ये होगा अली आवती लांगकुमेर। ठीक है, ये नाम है। महत्वपूर्ण ये है कि 4 साल बाद नियुक्त किया गया है। ठीक है। और इस दौरान करीब करीब 3.5 साल दूतावास बिल्कुल बंद रहा है। ठीक है। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप कि वहाँ पर एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक मूव भारत सरकार के तौर पर किया गया है उनके द्वारा, और इनको राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं 4 साल बाद। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। एक और मैप के ज़रिए समझते हैं, फिर चीज़ों को जानते हैं ये। ठीक है। देखिए, प्यारा भारत है अपना, और हम चलेंगे इस तरफ भारत के पूरब की ओर थोड़ा सा और आगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, 2 देश देख रहे हैं आप। एक तो ये है, ये क्या है? ये दक्षिण कोरिया है और ये उत्तर कोरिया है। ठीक है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। तो रेड वाला जो हिस्सा है ना, यहीं पर नियुक्त कर दिया गया है 4 साल के अंतराल पर। बाकी देशों में तो है हमारे राजदूत और दूतावास भी हैं। यहाँ जो दूतावास है वो 4 साल के 3.5 साल के अंतराल पर। तो पिछले साल मतलब करीब 6 महीने पहले वो एक्टिव हुआ दूतावास, और अभी राजदूत की पूरी तरह से नियुक्ति कर दी गई है। क्यों बंद रहा? दरअसल भारत ने 2 जुलाई 2021 को उत्तर कोरिया की राजधानी जो प्योंगयांग है, तो वहाँ पर दूतावास बंद कर दिया था। वजह ये थी कि कोविड-19 महामारी से काफ़ी व्यवधान हुआ था, और तो जो उस वक्त राजदूत थे उनको बुला लिया गया, क्योंकि उत्तर कोरिया क्या किया था कि पूरे देश को लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था एक तरह से। ठीक है, और बहुत ही कठोर प्रावधान किए थे। तो इस वजह से ये दिक्कत थी। और वहाँ के जो बादशाह कहिए, राष्ट्रपति कहिए या तानाशाह कहिए, तो वह हैं किम जोंग उन। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का पालन करते हुए 2017 में काफ़ी कुछ व्यापार जो है ना उससे रोक दिए थे, लेकिन राजनयिक संबंध नहीं तोड़े थे। तो ये रिश्ता राजनयिक रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। और उत्तर कोरिया जो है ना खासतौर पर चीन पर निर्भर है ज़्यादातर चीज़ों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? आंसर का न्यूजीलैंड की विमेंस की कप्तान रही हैं वो। 17 जून को उन्होंने कह दिया कि वनडे फॉर्मेट जो है ना उससे वो हट रही हैं और संन्यास ले रही हैं। 35 वर्ष की हैं और वो T20 वो खेलती रहेंगी, उनका ये कहना है। ठीक है। वनडे में उन्होंने जो डेब्यू किया था वो 2006 में किया था, और शानदार उनके नाम पे
बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन रही है? तो साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका वो विजेता टीम रही है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये ख़ास जो मैच है वो लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था और इसमें ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है ये खिताब जीता है। ठीक है, बहुत बड़े समय के बाद 27 साल का जो इंतज़ार था वो इस बार ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो ये जीत हासिल हुई है शानदार ढंग से। ओके, ये रहा फोटोग्राफ इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हाँ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि समर सेल आ चुका है और ऑफ़र है ज़बरदस्त और तमाम कोर्सेज़ पर बम्पर छूट चल रही है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप पर। शार्प लर्निंग ऐप आपको गूगल प्ले पर मिल जाएगा। और अगर करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है और एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान। ISPCS वाला जो है UPSC PCS इन सब के लेवल का है और बेसिक वाला SSC टीचर रेलवे इन सब के लेवल का है। और इसमें पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलते हैं और अगले 1 साल तक 365 दिनों तक अपडेट मिलता रहता है करंट फोर्स का, वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली ये सब कुछ मिलता रहता है। और टेस्ट वीडियो और PDF तो जैसे मैंने अभी आपको बताया मैप के ज़रिए, तो वीडियो का लिंक भी होता है हर क्वेश्चन के नीचे, तो आपकी तैयारी शानदार हो सकती है इसके ज़रिए। ठीक है, और संबंधित एग्जामिनेशन के भी टेस्ट सीरीज जो हम लोग देते हैं। एक सवाल आया था कि क्या ISPCS मेंबरशिप प्लान में हम ये भी मिल जाता है अगर हम BPSC का ले लें या UPPCS का एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए लें, तो हाँ ये भी उसमें अटैच होता है ये मेंबरशिप प्लान। ओके, और हाँ SSC CGL का VOD बैच लॉन्च हो चुका है। वक्त बहुत कम है एग्जामिनेशन में, तो ऐसी लंबी तैयारी के लिए डट के तैयारी करने के लिए पूरा का पूरा रिकॉर्डेड बैच आपके लिए अवेलेबल है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मामूली सा प्राइस है, छूट चल रही है इस वजह से ये 199 में अभी आपको मिल जाएगा। 71st BPSC का फाउंडेशन बैच है, ये ज्वाइन कर सकते हैं आप अगर आप तैयारी करना चाहते हैं BPSC के। तो ठीक है, तो वो बैच चल रहे हैं ऑलरेडी। UP PET के भी बैच चल रहे हैं और भी कई सारे बैचेज चल रहे हैं। साइंस स्पेशल चल रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो कई सारे बैचेज चल रहे हैं, देख सकते हैं आप शार्प लर्निंग ऐप। और ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC, तो उसने किस कैच को पकड़ने के नियमों में बदलाव किए हैं? तो आंसर होगा बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में। ठीक है, मेरिलबोर्न जो क्रिकेट क्लब है वो एक नियम, मतलब वो क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था है और ICC के लिए ये नियम बनाने का काम करती है और इसी के बाद फिर ICC इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। तो ये जो है इसने क्या नियम में बदलाव किए हैं, तो आपने देखा होगा कि जो कई बार ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी है वो अगर बॉल आ रहा है तो उसको वो अगर नहीं संभाल पा रहा है तो उसको उछाल देता है, उछाल के फिर उस पार चला गया, फिर उछाल दिया उसने और फिर इस तरफ आकर और फिर उसने कैच ले लिया, तो इसको कैच मान लिया जाता था। अब ये नियम है कि अगर बाउंड्री से बाहर जाकर बॉल उछाला गया तो वो फिर कैच नहीं माना जाएगा, वो 6 मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं उसमें। उसके लिए हालांकि 2 कंडीशन लगाई गई हैं। पहला कि मतलब कई मौक़ों पर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी हवा में जा रहे गेंद को एक बार अगर बॉल को उछाल देते हैं फिर बाउंड्री पार करके फिर से आकर कैच ले लेते हैं तो कैच नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है नियम इसमें किया गया कि अगर किसी खिलाड़ी ने बाउंड्री के बाहर जाके हवा में उछाल कर बॉल अंदर फेंकी फिर दूसरे खिलाड़ी ने कैच कर लिया तभी मान्य होगा। ओके, मतलब ये हुआ कि अगर एक बार उछाला और फिर वो बाहर चला गया, उसने फिर से उछाल दिया और यहाँ जो दूसरा खिलाड़ी अगर उसने कैच लिया है तो ही माना जाएगा कि वो आउट है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, काफ़ी चर्चा रही है इसकी, विवादास्पद रहा है। 2020 की बात है जब BBL में हॉवर्ड हरिकेन्स और ब्रिस्बेन हिट के बीच में जो खेले गए थे मैच, तो उसमें मैथ्यू वेड के बाउंड्री पर कैच आउट होने को लेकर बहुत सवाल उठे थे उस दौरान। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? यहाँ पर टिकाऊ पाक कला की बात हो रही है गैस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, खाने पीने के जो
तरीके हैं उन सब की। आंसर क्या होगा? 18 जून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। उद्देश्य यही है कि जो अस्थायी भोजन की खपत है उससे जुड़ी हुई प्रथाओं को पहचानना, और ये विशेष क्षेत्र में जो जिस तरह का खाना बनता है, किस तरह की शैली है, उसको बढ़ावा मिले, ये है इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को कितना बेसिस पॉइंट घटाकर 5.5% कर दिया है? तो आंसर होगा 50 बेसिस पॉइंट घटाया गया है आरबीआई के द्वारा। और ये जो फैसला लिया गया है वो रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसी की मीटिंग में 6 जून को लिया गया। तो इसी के बाद जो है ना वो आप देखेंगे कि हम लोग 6% से इसको घटाकर 5.5% कर दिए गए। तो 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 1% को 100 में देखा जाता है, 100 बेसिस पॉइंट, और जितना कम हुआ तो मतलब मान लीजिए 0.5% कम हुआ है तो 50 बेसिस पॉइंट ये कहा जाएगा। तो ये है विकास को बढ़ावा देने के लिए ये कटौती की गई है। और आरबीआई ने जो है वो हम देखेंगे कि लगातार ये कटौती की है पिछले दिनों में। ठीक है, क्यों लिया गया है ये? अच्छा, आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, दरअसल ये रुपये रेट को कम करने की वजह क्या है? एक तो महंगाई कम हुई है, खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है भारत में, और इसके अलावा जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने जो रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जैसे को तैसा आयात कर की जो घोषणा की हुई है उसकी वजह से क्या हुआ है ना, पूरी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है, और इसकी वजह से दुनिया में मंदी की भविष्यवाणी कई सारे विशेषज्ञ कर रहे हैं। तो अब भारत को कंट्रोल करना है, भारत में महंगाई जो है एकदम इतना भी कम ना हो जाए जिससे कि मंदी हो जाए, तो इसकी वजह से ये रेपो रेट को गिराया गया है, कम किया गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। रेपो रेट होता क्या है? आसान भाषा में अगर हम कहें कि बैंक जो है वो हमें कर्ज देते हैं और हम उस पर ब्याज देना पड़ता है और फिर मूल वापस करना होता है। ठीक वैसे ही क्या होता है ना कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक है, तो तमाम अन्य जो कमर्शियल बैंक हैं उनको रोज़मर्रा के काम के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है, और वो ये रकम आरबीआई से कर्ज के तौर पर भी लेते हैं। और इस लोन पर जो आरबीआई जिस दर से ब्याज वसूलता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, एक रिवर्स रेपो रेट भी होता है। अगर बैंक के पास ज़्यादा हो गया तो वो आरबीआई को जमा कर देता है और फिर आरबीआई उसको ब्याज देता है। ठीक है, तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट जो है ना वो क्या है? वो आरबीआई के पास एक महत्वपूर्ण टूल है जिसके ज़रिए वो महंगाई को कंट्रोल करता है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि आरबीआई के पास कौन सा टूल है जिससे वो महंगाई को कंट्रोल करता है, तो वो रेपो रेट एक शक्तिशाली टूल है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही जो आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 18 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है। हेट स्पीच मतलब किसी प्रकार का ऐसा भाषण, लेखन जो धर्म, जाति, राष्ट्रीय, नस्ल, रंग, वंश, लिंग या किसी को पर टारगेट करता हो। अगला क्वेश्चन, भारत ने पहले ध्रुवीय अनुसंधान वाहन यानी पीआरवी उसको स्वदेशी रूप से उसको डिजाइन और निर्माण करने के लिए किस देश की कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ समझौता किया है? आंसर क्या होगा? नॉर्वे के साथ किया है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो कोलकाता की जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है ना, उसी ने ये कांटेक्ट किया है कि ये बनाया जाएगा, स्पेशल जो व्हीकल है वो बनाया जाएगा और वो इस तरह का होगा, यानी ध्रुवीय, यानी जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर जाकर रिसर्च किया जा सके। तो ये जो है ना ये एग्रीमेंट हुआ है अभी जून में, नॉर्वे की कंपनी है कोंग्सबर्ग उसके साथ। इसके तहत क्या होगा? पहला ध्रुवीय अनुसंधान वाहन ये स्वदेशी रूप से डिज़ाइन होगा, निर्माण किया जाएगा, मतलब उसमें वो मदद करेगा। निर्माण वगैरह का काम जो है ना वो कोलकाता में होगा। ठीक है, कोलकाता के किसमें? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स में। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये कॉन्टैक्ट हुआ है। नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है वहीं पर जो भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो उन्हीं की मौजूदगी में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह का होगा। इसके ज़रिए एक फ़ायदा क्या होगा कि उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर रिसर्च स्टेशन जो है ना उसको मदद मिल सकेगी वहाँ पर जाने में।
ठीक है। जैसे कहाँ कहाँ पर है, अगर हम देखें भारत के पास जो ना 3 रिसर्च स्टेशन है, ठीक है। एक तो है आर्कटिक में और 2 अंटार्कटिका में, ठीक है। एक बार मैप के ज़रिए भी हम आपको दिखाते हैं उस चीज़ों को। प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं अंटार्कटिका में, ठीक है। तो अंटार्कटिका में जो ये वाला आप देख रहे हैं पूरा, और यहाँ सेंटर है, तो उसी में 2 हमारे पास रिसर्च स्टेशन है। एक का नाम है भारती और एक का नाम है मैत्री। 3 हुआ करता था, लेकिन अभी 2 है, ठीक है, भारती और मैत्री। तो इस तरह से ये भारती को देख रहे हैं आप, रिसर्च स्टेशन, और अगर देखेंगे तो इस तरह का वो वहाँ पर दिखता है। यहाँ जो वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च करते हैं। इसके अलावा एक और है, मैत्री भी है, तो वहीं पर उसी के पास में ही है, तो वो भी एक जो ये देख रहे हैं आप, इस तरीके का वो दिखता है वहाँ, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें हैं कि आर्कटिक में, यानी उत्तरी ध्रुव के पास, तो यहाँ स्थित है हिमाद्री, और आगे इधर ये ग्रीनलैंड है ना, उसी के पास में यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर एक रिसर्च स्टेशन है और इसका नाम है हिमाद्री। तो कई बार सवाल हो सकते हैं, और ये इस तरह का दिखता है, वो सवाल हो सकते हैं कि ध्रुवीय जो रिसर्च स्टेशन है वो कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अंटार्कटिका में भारती और मैत्री है, रिसर्च स्टेशन का नाम 2 है, और आर्कटिक में हिमाद्री है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। किस देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया है? आंसर क्या होगा? साइप्रस, ठीक है। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। 15 जून को ये सम्मान मिला। 2 दिवसीय दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और 16 जून को उनको साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडेस, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया है। ये जो अवार्ड का नाम है ना, वो साइप्रस के जो पहले राष्ट्रपति थे आर्क बिशप मकारियोस तृतीय, उनके नाम पर ये रखा गया है, और वहाँ का वो सर्वोच्च सम्मान हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इससे पहले बहुत सारे देशों से सम्मान मिल चुका है, ओके। और एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं साइप्रस को, चीज़ों को समझ में ज़्यादा आएगा आपको। प्यारा भारत है अपना, और चलते हैं कहाँ? भूमध्य सागर में, यानी मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी जो है ना, वो ये वाला हिस्सा है, उसी में यहाँ पर द्वीपीय देश है ये साइप्रस, ठीक है। और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी का नाम क्या है? निकोसिया। आबादी करीब 13.5 लाख के आसपास है। मुद्रा यहाँ पर यूरो चलती है। भाषा बोली जाती है ग्रीक और तुर्की, ठीक है। समुद्री सीमा से भी जुड़ा हुआ है। अगर देखें तो ये इस तरफ, दूसरी तरफ ग्रीस है, फिर ये तुर्की हो गया आपका, ठीक है। फिर इधर आपका सीरिया हो गया, ये जो इलाका है ये लेबनान हो गया, इधर वाला हिस्सा कुछ इस तरह से, और फिर आगे हम देखेंगे यहाँ पर इज़राइल हो गया ये वाला, ठीक है, और फिर इस तरफ मिस्र हो गया। तो ये समुद्री सीमा अगर हम कहेंगे वो है, और इज़राइल वाला तो हिस्सा आप ये वाला देख रहे हैं जो अभी काफ़ी चर्चा में है, विवादों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। तीनों सेनाओं की महिला जल यात्रा नौकायन अभियान टीम जो थी वो उसने जून 2025 में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी की और स्वदेश लौटी है टीम? आंसर का सेशल्स। यहाँ ट्राई सर्विस की बात हो रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। वुमेंस टीम थी और ये वहाँ पहुँची थी सेशल्स में, करीब 1800 समुद्री मील, और इसको कहेंगे किलोमीटर में 3300 से ज़्यादा किलोमीटर हुई। तो ऐतिहासिक ये अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पूरी की है। ऑल वुमेन था ये ट्राई सर्विस, यानी तीनों सेनाओं की महिलाएं थी, सशस्त्र तो तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो उनके द्वारा ये किया गया था, ओके। 7 अप्रैल को शुरू किया गया था मुंबई से। एक बार मैप के ज़रिए भी देख लेते हैं, और इन बहादुर जो महिला जवान हैं उनको भी आप देखिए। तो ये इस तरह से वो गई थी, ये इस नाव के ज़रिए, और पूरी यात्रा की उन्होंने, ओके। मैप के ज़रिए भी देखते हैं। तो प्यारा भारत है अपना। सेशल्स जो है ना, अगर हम देखेंगे तो इस तरफ के आसपास है, यहाँ पर है, ये सेशल्स है इस तरफ। तो मुंबई से यात्रा शुरू हुई थी और ये लोग यहाँ गए और फिर वापस ही हो गई है,
ठीक है। तो इस टीम ने शानदार काम किया है और जो नाव था या पोत कहें उसको, त्रिवेणी 56 फुट लंबी ये नाव है, तो उसी के ज़रिए यात्रा चली है करीब 2 महीने तक, ठीक है। महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्वान दाजी पानशीकर, तो उनका निधन हो गया 6 जून 2025 को। तो इनमें से क्या थे? आंसू का लेखक, मशहूर लेखक थे वो, और ख़ास तौर पर मराठी साहित्य के लिए उनका योगदान बहुत ही बड़ा रहा है। 92 ईयर के थे, महाराष्ट्र के ठाणे में उनका निधन हुआ है, और भारतीय महाकाव्यों का गहन ज्ञान था उनको। मराठी साहित्य के लिए बहुत शानदार योगदान दिया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये तो शायद पहले भी लिया जा चुका है, प्रश्न दोबारा आ गया है यहाँ पर पीपीटी में। चलिए फिर से बता दो, इसका आंसर 18 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की? मोबाइल आधारित की बात हो रही, आंसर होगा बिहार। बिहार में ई वोटिंग जो है ना वो शुरू हो चुकी है, मोबाइल आधारित। और कैसे शुरू हो रही है? आप ये न्यूज़ देख रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस में, कि ये मोबाइल आमतौर पे क्या है, ख़बर में क्या लिखा गया है कि आमतौर पे क्या होता है कि आपको मोबाइल लेकर अलाउ नहीं होता है जाना बूथ स्टेशन पर, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मोबाइल जो है ना वो वोटिंग प्रणाली को तेज करने, यानी वोटिंग को तेज करने, स्पीड अप करने में बहुत मदद करने वाला है बिहार में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला किसने किया है? तो बिहार में राज्य निर्वाचन जो आयोग है उसने, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने। देखिए देश में ना 2 तरह के निर्वाचन आयोग होते हैं, एक केंद्र का होता है जिसको कहते हैं भारत निर्वाचन आयोग, और एक अलग अलग राज्यों में होते हैं, ठीक है, उसको राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं। जैसे बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, हर राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं। उनका काम होता है कि जो शहर निकाय हैं, इसका अलावा ग्रामीण निकाय हैं, उन सब का चुनाव कराना, जैसे नगर निगम हो गया, जिला पंचायत हो गया, इसके अलावा ग्रामीण पंचायत हो गए, वार्ड्स हो गए, उन सब के चुनाव कराने का जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। तो बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है जब वहाँ पर मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। और इसका उपयोग कौन लोग करेंगे? जो सीनियर सिटीजन हैं, जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, असाध्य रोग है, गर्भवती महिलाएं हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा प्रदान की गई है। और इसमें क्या होगा ना, एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन होगा, और उसमें जो अभी जो चुनाव होने वाले हैं, नगर पालिका, आम निर्वाचन, उप निर्वाचन 2025, तो उसके लिए 2 तरह के अलग अलग मोबाइल ऐप बनाए गए हैं। पहले में क्या होगा, नगर पालिका आम निर्वाचन के लिए 3 जिलों में मुख्य तौर पर 3 जिलों के जो 6 नगर पंचायत हैं, तो उनमें ई वोटिंग स्कर, तो ये ऐप एक लॉन्च किया गया है। दूसरी तरफ नगर पालिका के उप निर्वाचन के लिए 5 जिलों में जो है वो ई वोटिंग ऐप का स्पेशल है, वो उसको लॉन्च किया गया है। तो इन सब के ज़रिए क्या होगा ना, वोटिंग होंगे। अभी लिमिटेड क्षेत्रों में होगा, लेकिन आगे आने वाले वक्त में बिहार में ये होगा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो इसको बड़े पैमाने पर एडॉप्शन करने की कोशिश करेगा। तो उसका लक्ष्य ये है, वजह ये है कि उसको जो मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाना, 6% तक ले जाना, ठीक है। जो राष्ट्रीय जो औसत है मतदान का, वो पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार का जो मतदान हुआ था ना, वो 56.28% था। और राज्य वहाँ जो लोकल जो चुनाव हो रहे हैं जैसे नगर निगम के, तो उसमें भी गिरा रहता है, 55-56 के आसपास ही रहता है। तो ये कोशिश है इनकी कि इसको मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो लोग नहीं आ सकते हैं जो लोग नहीं आ सकते हैं बूथ पे, यानी वोटिंग पोलिंग स्टेशन पे, तो उनको मोबाइल ऐप के ज़रिए ही उनका जो है ना वो वोटिंग करा दिया जाए। तो ये कोशिश की गई है बिहार के द्वारा, जो इम्पॉर्टेंट ये रही चर्चा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को घोषित कर दिया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़बरदस्त है,
ग्रामीण इलाकों में, तो वहाँ पर उनको सम्मान देने के लिए, तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये हाल ही में फैसला किया है। इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और भारत में जैसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएं जो है ना 80% जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में वो कृषि का काम करती हैं, लेकिन उनके पास जो ज़मीन है वो बहुत कम है, ठीक है। 8.3% ही कृषि भूमि है महिलाओं के पास, और जबकि वो उनका योगदान, सक्रिय योगदान 80% से भी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब डेली आपको करंट अफेयर्स मिल रहा है, ओके। और हाँ, इसको एंड करने से पहले बता दूं कि समर सेल चल रहा है, ऑफ़र चल रहा है शानदार ढंग से, तो आप शार्प लर्निंग ऐप पर तमाम कोर्सेज में ये फ़ायदा उठा सकते हैं। आप जाइएगा ज़रूर, ऐप में देखिए, ओके। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है और PDF भी दे दिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, बाय।